स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी क्लासिक्स विविधता की समझ। हमने ऑलरेडी अपने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 विविधता की समझ वो वीडियो मैंने आपको बना चुका है। उसमें बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन की हूँ। अगर आप चाहें तो उसे भी जाके देख के पढ़ लें और समझ लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर मैं एनसीईआरटी की बुक सीटेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रही हूँ, पेपर 2 के लिए, क्योंकि उसमें से आपको ये पढ़ के जाएंगे, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं इसीलिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं विविधता की भेदभाव। आइए पहले फर्स्ट चैप्टर का समरी थोड़ा सा जान लेते हैं। विविधता की समझ में क्या था, फिर स्टार्ट करेंगे विविधता एवं भेदभाव। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुखी होता है, गुस्सा आता है, हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? अब आइए हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे अनुभव हमारे समाज और हमारे आसपास मौजूद असमानताएं से कैसे जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होंगे मैं आपको बताऊंगी, आप उसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आपको सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ बता रही हूँ। मैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के गई, वहाँ से मुझे मैक्सिमम पेडागॉजी छोड़ के ऑल क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से आया था। तो आप लोग इधर उधर बहकावे में ना आए, आप सीधे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के जाए ताकि आप अपना पेपर अच्छी तरह से करके आए। आइए हम स्टार्ट करते हैं विविधता की भेदभाव। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों हमारे पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं और कौन सा उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने जगह की भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। सही बात है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, अगर भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सीधे सीधे हमारा इसी का असर पड़ा हुआ है। अगर आप संक्षिप्त में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। हमारा भारत देश विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। या 16 से ज़्यादा भाषाएं या 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे पूरे भारत देश में, और जो कि लोगों की मातृभाषाएं से हैं, और यहाँ की मातृभाषा 100 से भी ज़्यादा तरह के हैं, और यहाँ नृत्य भी अलग अलग प्रकार के यानी वो भी 100 के बराबर है। यह विविधताएं हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे भिन्न होते हैं, देखिए हम अपने तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनसे मिलके हमें खुशी होती है, लेकिन हम जब अपने से भिन्न लोगों से मिलते हैं तो हमें थोड़ा उनसे अपरिचित, अनजान, अजीब से लगते हैं। कई बार हमें समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। ठीक है, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। देखिए हम या हमारा समाज ये जानने की कोशिश नहीं करता कि हम उनसे अलग क्यों दिखते हैं। हमारा समाज उनके बारे में ऑलरेडी पूर्वाग्रह बना लेता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पूर्वाग्रह है क्या। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूर्वाग्रह। मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया क्योंकि पूर्वाग्रह से बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और हम आइए अच्छे से आगे समझते हैं पूर्वाग्रह। यहाँ तक क्लियर? अब हम आगे चलते हैं।
देखिए पूर्वाग्रह मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इनमें से कुछ लोग लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वाले लोगों की तरह देखते हैं। जब भी हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वह पूर्वाग्रह कहलाता है। क्लियर है? पूर्वाग्रह किसी के बारे में हम अपने मस्तिष्क में जो भी उसके बारे में रिलेटेड उससे बातें अपने दिमाग में बैठा लेंगे, और जैसा हमने उसके लिए अपने बारे में बैठाया है अपने मस्तिष्क में, वैसा ही हम सोचने लगेंगे, तो फिर क्या वही हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। ये पूर्वाग्रह ज़्यादातर नकारात्मक होता है। ठीक है? ये ज़्यादातर लोगों के बारे में हमें नकारात्मक सूचना ही प्रदान करवाता है। ठीक है? देखिए ये पॉइंट्स आ भी गया, यह ज़्यादातर नकारात्मक हो जी, जैसा कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह में है। ठीक है? जैसे है ना कि शहर के लोग ज़्यादा आलसी या कंजूस होते हैं, वो क्या है कि पूर्वाग्रह है। ठीक है? और गांव के लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं। ठीक है? आइए देखते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम के लिए कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, तो उसी काम को दूसरे की तरह करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। यानी अगर हम अपने मन में अवधारणा बना लें या फिर अपने माइंड में हम मस्तिष्क में एक बात सेट कर ले कि अंग्रेजी ही भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी को छोड़कर अन्य कोई महत्वपूर्ण भाषा नहीं है, तो क्या है ये हमारे बारे में पूर्वाग्रह है, जो कि ये गलत है। क्यों? सब भाषाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने अपने स्थान के लिए, अपने अपने लोगों के लिए। हर भाषाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अंग्रेजी है। ठीक है? हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं उस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। देखिए हम पूर्वाग्रह के बारे में कैसे, या तो धर्म, या फिर उनकी चमड़ी, उनके शरीर का कलर, या फिर वो जिस जगह से आते हैं उनकी भाषाओं का पहचान करके हम पूर्वाग्रह उनके बारे में कर लेते हैं। ठीक है? अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि उन्हें दुख पहुंचा देता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने से अलग लोगों से क्या करते हैं, दोस्ती करना यानी मित्रता करना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है? जिससे क्या होता है, अगले को दुख होता है कि वो हमसे बोल नहीं रहा है, हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, अपनी तरह के लोगों से बोलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। क्लियर है? अब आइए लड़के और लड़कियों में भेदभाव। ठीक है? ये इधर ऐसे लड़कों और लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह की भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। हमारे समाज में लड़कों को और लड़कियों को बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ आपसे कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात। आइए देखिए क्या सच्चाई यही है कि हम लड़के भी वैसे जन्म लेते हैं और लड़कियां भी वैसे जन्म लेते हैं, परंतु हमारा समाज लड़कियों को अलग भावना से और लड़कियों को अलग भावना से देखता है। आइए अब हम इससे परिचित होते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ठीक है? मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोरी लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं। एक नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, पुरानी आँखों से छिप जाना चाहती हूँ।
ये लड़की है, ठीक है, और ये लड़के का कथन है और ये लड़की का कथन है, ठीक है। क्या उसका दिमाग सही है सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती हैं? लोग सोचते होंगे कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, ठीक है। ये चित्र दिए गए हैं, अब हम आइए इसी चित्र के माध्यम से बहुत कुछ समझेंगे। अगर हम इस कथन को ले ले कि वे रोते नहीं है, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के को गिर जाने पे चोट लगती थी तो वे उनके माता पिता परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़कों को बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें यह विश्वास करने लगते हैं कि वे लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। क्लियर है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे। क्लियर है। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहिए। क्लियर है। अब आइए रूढ़िवाद धारणाएं बनाना। रूढ़िवाद धारणाएं बनाना यानी जेंडर स्टेरियोटाइप बनाना, ठीक है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि से बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उसे समूह में, वैसे ही पूरे समूह के बारे में राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं, ठीक है। अब आइए, रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार की खांचे में जड़ देती हैं। जैसा मान लिया जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का अक्सर हम पर असर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने को रोकती है जिनको करके हम काबिलियत शायद हम में हो, ठीक है। असमानता और भेदभाव। क्लियर है। असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवाद धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपाइप का पानी नहीं लेने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। सही बात है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न है। हमने फर्स्ट चैप्टर में समीर के बारे में पढ़ा है। समीर वन और समीर टू बहुत ही ज़्यादा भिन्न थे, क्योंकि जो समीर था, एक समीर वो बहुत पढ़ा लिखा था और दूसरा समीर अखबार बेचा करता था। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं, रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी अर्थात पृष्ठभूमि का भी था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोग के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में सही बात है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह की
भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वो बहुत से समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, को इस तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसे एक जाति दूसरी जाति के ऊपर नीचे थी। जिन्होंने आपको इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने आपको ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस भेदभाव का सामना करने पे, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई आदि इत्यादि। कुछ कामों में दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करने के लिए, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। जैसे हमारे समाज में जो शिक्षक का महत्वता है, वो तो एक बाल काटने वाले का नहीं है, एक बढ़ई का नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जो लोग इन कामों को करते हैं, उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों सीढ़ी में तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों घर में घुसने, गांव में कुएं में पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ ना खेल सकते, ना स्कूल में बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोग को अधिकार हासिल थे, उससे उनके तथाकथित अछूतों से वंचित रह जाते थे। ठीक है, आइए देखते हैं रूढ़िवाद धारणाओं एवं भेदभाव में क्या ही अंतर है। आपने पढ़ा, आपने बहुत अच्छे से जान चुका कि रूढ़िवाद धारणाएं और भेदभाव में क्या अंतर है। ठीक है, अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत में एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने को मदद करेगा कैसे जाति की तरह बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत में एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ कि जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरी गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरो गांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर को आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया और उन्हें पता नहीं था कि कोरो गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली में कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा हम ब्राह्मण बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। ठीक है, मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। ठीक है, उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा का भावना उन पर हावी हो गई। तब उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और उनका नौकर भी, अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह हम अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा
कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराया पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पे कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग को सवारी को लेकर जाना अपने आप में गंदा और नीचा नहीं बनना चाहता था। यह दोगुनी किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसों से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे हैं, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक है, कल्पना करके देखिए यह कितना मुश्किल होगा कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखीदायी होगा अगर लोग आपस में दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे, आपको पानी पीने ना दे, या छोटी छोटी सी घटना दिखी तो कैसे गाड़ी से एक गाड़ी दूसरी जगह से जाने के साधारण काम सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थे, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन पे सभी गाड़ी वाले ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को की गई गतिविधियों से वंचित रखा, बल्कि वे उन्हें आदर और सम्मान को भी मिलने वाले देता जो दूसरों से मिलता है। समानता के लिए संघर्ष। आइए देखते हैं समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसे समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतें, जनजाति लोगों और किसानों अपने जीवन जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसान और दलितों अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह के संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। असमानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी का एक भारतीय रूप से जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है, अपराध की तरह देखा जाता और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि जब गरीब और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए